दोस्तों, रेलवे के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 25 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट जो है उसके हम सॉल्यूशन, मतलब वो जो सवाल आए थे मैथमेटिक्स के स्पेशली, उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट सवाल पे आते हैं जल्दी से। हमारे पास एक रोम्बस है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को अगर हम संधि विच्छेद करें तो आपको लगेगा समान चार भुजाएं हो जिसकी, है ना, समचतुर्भुज समान चार भुजाएं हो जिसकी। तो ये मैं एक चित्र बना रहा हूँ समचतुर्भुज का। इसकी चारों भुजाएं समान हैं और इसकी भुजा कितनी है, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 17 चारों भुजाएं हो गई इसकी। इसके बाद कहता है कि एरिया आपको निकालना है और डायगोनल आपको दे रखा है 16। दोस्तों, इसके कितने डायगोनल बनेंगे, 1 और 2। तो ये वाला लंबा लग रहा है इस तरफ, जैसे ये झुका हुआ है ना इस तरफ, ठीक है, तो इस तरफ लंबा होगा और जिस तरफ झुका नहीं हुआ ना ऐसे, उस तरफ छोटा होगा। तो ये वाला जो डायगोनल है वो 16 का होगा। तो ये जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, हाफ कर देते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे यहाँ पे। ठीक है, तो इस सेंटर पे ये बाइसेक्ट करेंगे तो ये इसका 16 है, ये तो 8 ये हो गया और 8 ये हो गया। ठीक है, एक डायगोनल हमें दिया हुआ है जो कि 8 दो भागों में बट गया। दूसरे डायगोनल का हमें पता नहीं, हमें एरिया निकालना है। ये देखिए, ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। ठीक है, समकोण त्रिभुज। इसमें आपका मान लो आधार 8 है अगर, और ये भुजा आपको दी नहीं हुई, ये मान लो परपेंडिकुलर है आपकी, और एक तरफ जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है वो क्या होती है, कर्ण। ठीक है, तो अगर ये कर्ण आपको 17 दे रखा है हाइपोटेन्यूज, तो आप ये भुजा निकाल सकते हो कैसे, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर वो आ जाएगी। ये 289 होता है, ये 64, ये 225 आ जाएगा, और इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, अगर करेंगे तो हम 15 आ जाएगा। तो ये आपकी 15 आ जाएगी। ये 15 है तो ये भी 15, क्योंकि इसके डायगोनल एक दूसरे को ना बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, आधा आधा। तो इधर ये 15 होगा, उधर 15 होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका डायगोनल। अब आपको एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के दो तरीके हैं। एक तो फॉर्मूला होता है एरिया का, ठीक है, किसके, रोम्बस के एरिया का। क्या होता है, 1/2 इंटू इसका डायगोनल 1 गुणा में डायगोनल 2, दोनों डायगोनल की गुणा और बटा में 2। तो दोनों डायगोनल की गुणा कर दो आप। एक डायगोनल 8 और 8 16 है, और एक 15 और 15 30 है। ठीक है, 2 8 16, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, एरिया आपका निकल जाएगा। अब मान लो कि आप ये फॉर्मूला भूल गए एग्जाम में, आपको याद नहीं है, तो कैसे निकालोगे। सिंपली देखिए, ये ट्रायंगल है 8 15 17, इसकी भुजाएं हैं 8 15 17, इसकी हैं 8 15, मतलब 4 इक्वल ट्रायंगल बन रही है इसमें, 4 इक्वल ट्रायंगल। ठीक है, तो किसी एक ट्रायंगल का निकाल लो और उसको 4 से गुणा कर दो। मान लो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें क्या आएगा, एरिया ऑफ, इसको मैं ट्रायंगल लिख देता हूँ। तो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है, उसका एरिया होता है 1/2 इंटू परपेंडिकुलर और बेस, आधार गुणा लंब। ठीक है, ये आपके 8 और 15 हैं, तो 1/2 गुणा में 8 और गुणा में 15, तो ये 4 पे कट गया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका। अच्छा, एक ट्रायंगल का 60 आ गया इतनी का। ठीक है, तो 4 ट्रायंगल का कितना आ जाएगा, वो आपका रोम्बस का एरिया हो जाएगा, वो हो जाएगा 60 गुणा में 4, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक तरीका इसका ये है जिससे कि आप निकाल सकते हो कि इसका रोम्बस का एरिया आपको कितना निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। साइड ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब दी हुई है आपको, उसकी साइड को इंक्रीज किया जाता है 50%। ठीक है, 50% हो गया लगभग आधा। जैसे साइड जो है मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो उसको उसका आधा 50% आधा हो गया ना, 5 बढ़ा दिया गया, यानी कि 10 से उसको 15 कर दिया गया। ठीक है, तो उसका नेट इफेक्ट सरफेस एरिया पे क्या होगा। ठीक है, देखो सरफेस एरिया क्या होता है इसका, सरफेस एरिया पूरा जो सरफेस होता है उसका एरिया। पूरे सरफेस में आपकी चारों तो दीवारें आ गई। मान लो क्यूब एक कमरे को ही मान लो, आप एक कमरे में इस टाइम बैठे हो, उस कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर बराबर है तो वो क्यूब है, अगर बराबर नहीं है तो वो क्यूबाइड है।
ठीक है ना, घन और घनाभ मान लेते हैं बराबर है, वो घन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही क्या होगी, ए होगी, मान लो जैसे साइड हो गई ए, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एक दीवार का निकालोगे तो क्या होगा, मान लो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ बराबर है, तो भुजा गुणा में भुजा, उसमें 6 वर्ग बन जाएंगे एक तरह से, है ना, 4 दीवारें हो गई, एक फर्श हो गया 5 और एक हो गई छत 6, 6 के 6 सारे इक्वल साइड्स के हैं, तो 6 स्क्वायर बन गए, एक स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा ए गुणा ए स्क्वायर, तो 6 का कितना हो जाएगा 6 ए स्क्वायर, तो सरफेस एरिया होता है इसका 6 ए स्क्वायर। अब ये कहता है कि कितना फर्क पड़ेगा अगर मैं साइड को 50% बढ़ा दूं, या तो आप साइड को ए मान लो और उसको 50% बढ़ा दो, या साइड को मान लो कोई आसान मान लो, जैसे मैं साइड मान लेता हूँ इसकी, कितनी मान लेता हूँ 10 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, ठीक है 10 हो गई, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6 ए स्क्वायर, 6 गुणा 10 का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 600 हो जाएगा। अगर इस साइड को बढ़ा दिया जाए, कितना कर दिया जाए 50% बढ़ा दो, 50% होता है 10 का आधा 5, तो क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी, 15 हो गई। अब इसका सरफेस एरिया क्या आएगा 6 गुणा में ए स्क्वायर, ए क्या है साइड 15, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 की और 6 की गुणा कर दो, 25 छिके 150 और 2 छिके 1200, 1200 150 1350। अब देखो एरिया कितना बढ़ गया, 600 से सीधा 1350 पे चला गया, देखो कितना बढ़ा, 1350 में से 600 घटा दो आप, जो वृद्धि है वो आ जाएगी, ठीक है, जो इंक्रीज हुआ वो एरिया कितना हो गया 750, ठीक है, पहले कितना था, ठीक है, पहले था आपका 600, 600 पे 750 बढ़ गया, तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हुआ आपका वो देख लो आप, 100% से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, क्यों 750 इंक्रीज हुआ है 600 के ऊपर, ठीक है ना, दुगने से भी ज़्यादा हो गया, तो 100 पे कितना होगा देख लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 से ये कट गया 125 पे, 125% की वृद्धि हुई। 100% बढ़ जाए मतलब पहले हो उतना ही और बढ़ जाए वो दुगुना हो जाता है, ये दुगने से भी ज़्यादा चला गया, 600 दुगने 1200, दुगने से ज़्यादा है, तो 125% की इसमें वृद्धि हुई, आसान सा सवाल। मीन एंड मीडियन ये दो चीज़ें आपको निकालनी है। मीन निकालने का तो बहुत ही आसान सूत्र है, क्या होता है कि आंकड़ों का आप जोड़ कर लो, जो आपके पास आंकड़े या डाटा दिया हुआ है उनका आप योग कर लो और बट्टे में क्या कर दो आंकड़ों की संख्या, ठीक है, एवरेज जो निकालते ही हो आप कि आपके एग्ज़ाम मान लो 5 हुए और 5 एग्ज़ाम में आपके 400 नंबर आए, 100 नंबर के एग्ज़ाम थे, 5 से भाग कर दो 80% मार्क्स आए, सेम वैसी एवरेज मतलब मीन मतलब एवरेज वो निकालना है आपको। तो इनका जोड़ कर दो आप 10 और 12 22 और 14 36 और 16 52 और 18 आपके 70, 20 90 और 26 116 और 28 144, 144 इनका जोड़ हो गया, कितने हैं ये 3 और 3 6 और 2 8, 8 से आप भाग कर दो, 8 एकम 8 6 8 8 64, तो मीन क्या आ गया आपका 18 आ गया आपका। अब क्या निकालेंगे हम, मीडियन निकालेंगे। मीडियन क्या होता है, माध्यिका, मध्य वाला अंक, माध्यिका मध्य वाला अंक, ठीक है, मध्य में जो हो, जो बीच में हो, ठीक है, जैसे 5 बच्चे हैं तो जो बीच वाला बच्चा, ठीक है, उसके लिए हमें इसको लगाना होता है या तो चढ़ते क्रम में या उतरते क्रम में, एक साइड में लगाओ, ऐसा ना हो कि मान लो 10 है फिर 16 है फिर 12 है, उससे पता नहीं चलेगा बीच वाला कौन सा है ना, क्योंकि ये बीच वाला नहीं है इसमें, देखो 16 तो सबसे बड़ा अंक हो गया इसमें, बीच वाला नहीं है, बीच वाला 10 12 16 ऐसे लिखूंगा तो ये वाला बीच वाला है, पर इसने क्या किया, इसने वैसे ही लिखा हुआ है 10 12 14 16 18 20 26 28, तो हमें इसको आरोही क्रम में लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल बीच वाला देख लो कितने अक्षर हैं, ये 3 3 6 2 8 है, 8 जब हो ना सम संख्या हो तो बीच वाला कैसे निकालते हैं कि उसका बटा 2 और उससे नेक्स्ट जो होता है उससे नेक्स्ट वाला और बटे 2, यानी कि 8 आंकड़े हैं आपके पास, तो 8 का आधा क्या हो गया चौथा आंकड़ा और 5वां आंकड़ा और बटे 2, उनका जोड़ कर दोगे आप चौथे और 5वें आंकड़े का, ठीक है, उनकी मतलब एवरेज। अगर आपके पास विषम वाला हो यानी कि 9 आंकड़े हो तब तो इसमें आसान है, क्योंकि 4 इस तरफ रह जाएंगे, 4 इस तरफ रह जाएंगे 8 और बीच में 1 रह गया आपका, ठीक है ना, तो वो आपका मीडियन हो जाएगा। या फिर एक तरीका ये होता है आप ऐसे छोड़ते जाओ, मान लो 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, फिर 1 इधर छोड़ दो, फिर 1 इधर छोड़ दो, ये 2 बच गए बीच में ना, 16 और 18, 16 और 18 का एवरेज निकाल दो, ठीक है, 16 और 18 34 बटे 2 17,
मीडियन आपका क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ऐसे मीन मीडियन निकाल सकते हो आप। आपको मान लो मोड निकालना हो तो मोड बहुलक जो ज़्यादा बार आता है, ज़्यादा बार इसमें कोई आया ही नहीं तो इसमें कोई बहुलक है ही नहीं, ठीक है। ये एक सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, दशमलव वाला है, 0.25 और इसके भाग में है 0.025। स्टार का मतलब है गुणा, 0.025 और गुणा में 25, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, दशमलव इनके हटा लेता हूँ एक बार, ठीक है। क्या करूँगा, ऊपर 25 लिख दूंगा मैं और नीचे 25 गुणा में 25 गुणा में 25। अब दशमलव इनका देखते हैं। यहाँ 2 डेसिमल थे, ठीक है। 2 डेसिमल ऊपर है तो 2 डेसिमल आप नीचे हटा सकते हो, तो 2 ये हट गए। कितने बच गया, 1 बच गया। 1 डेसिमल यहाँ बच गया, यहाँ 4 डेसिमल है। 5 डेसिमल नीचे अभी भी बच गए, ऊपर वाले 2 थे वो हट गए। 5 डेसिमल नीचे हैं, इनको हटाओगे तो क्या करोगे आप, ऊपर 5 जीरो लगा दोगे, ठीक है ना। 3 4 5, समझ गए आप। ऊपर अगर डेसिमल हटाते हैं तो नीचे जीरो लगा देते हैं, नीचे डेसिमल हटाओ तो ऊपर जीरो लगा देते हैं। तो ये 2 डेसिमल तो हमने इससे हटा ही दिए थे 2 से। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2 डेसिमल के नीचे 2 जीरो लगा दो, और ये कितने हैं, नीचे 7 हैं टोटल, 4 और 3 ये हैं, ऊपर 7 लगाओगे 2 तो वो कटी जानी है, तो 5 जीरो बचेंगी। 25 से 25 काट दोगे, 25 चौके 100, ये 3 जीरो बच गई, 3 जीरो यहाँ आ जाएगी। और 25 से फिर भाग करो, 15, 25 के 150, 25 जीरो जीरो 160, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान सा एक सवाल था। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर, ठीक है। कि कहाँ, देयर मतलब कहाँ, 200 एंड 1000 के बीच में, 200 और 1000 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं। उसके बीच में आपको नंबर कितने निकालने हैं जो डिविजिबल हो 7 से, 7 से भाग होने वाली संख्याएं, वो निकालने कितनी होंगी। आपको पता होना चाहिए 7 से कौन कौन सी भाग होती हैं। जैसे 7 के मल्टीपल में आती है 7, फिर 14, फिर 21, फिर 28। हर संख्या अगर आप देखोगे तो 7 के बाद आ रही है। कितने का गैप है इनमें, 7 7 का गैप है। 7 के बाद एक संख्या आ रही है ना। 200 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी आपकी, 800 संख्याएं होंगी, ठीक है। 800 संख्याओं में से हर 7 संख्या के बाद एक संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। चाहे वो कहीं से स्टार्ट हो सकता है 200 डिवाइड ना हो 7 से, 201 ना हो, 202 ना हो, 203 होता है डिवाइड, 29 7 है 203। तो 203 के बाद अगला कौन सी होगी, 203 के बाद 7 जोड़ दो, 210। 203 के बाद 210 होगी, 30 7 है 210, फिर 217, 31 7 है 217। मतलब हर 7 आप, मतलब हर 7 के बाद अगली संख्या डिवाइड होगी। 6 संख्याएं डिवाइड नहीं होंगी, 7वीं संख्या डिवाइड होगी। तो 800 संख्याएं, उसको 7 से भाग कर दो, ठीक है। 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7 बच गए 1, 7 एकम 7 बच गए 4 40, नहीं 7 एकम 7 1, 7 एकम 7 3 बचे 30, और फिर 7 चौके 28 बच गए 2। 114 संख्याएं ऐसी आएंगी जो 7 बार, मतलब 7 7 के बाद आएंगे गैप पे, तो वो संख्याएं आपकी डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। आपको यही बताना था कितने नंबर ऐसे हैं, कितनी संख्याएं ऐसी है 200 और 1000 के बीच में जो 7 से डिवाइड हो जाती है। 114 संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी हर 7 7 के बाद, ठीक है। पाई चार्ट बच्चों आपने किया ही होगा, ठीक है ना। ऐसा एक चार्ट बना होता है, उसमें आपको ऐसे दिया होता है अलग अलग डाटा, ठीक है, रिप्रेजेंट किया होता है। जैसे मान लो इसमें कह रहा है कि क्रिकेट जो है, क्रिकेट वो 17% खिलाड़ी खेलते हैं, फुटबॉल जो है 13% खेलते हैं, ठीक है। और बाकी और भी मतलब खेल हैं जो बाकी लोग खेलते हैं। इंडिया में तो सर खैर क्रिकेट ही ज़्यादा है। देन हाउ मैनी प्लेयर्स प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल कितने बच्चे खेल रहे हैं, टोटल कितने हैं, 3000 है, ठीक है। टोटल 3000 खिलाड़ी हैं। आपको प्रतिशत दे ही रखा है, क्रिकेट कितना दे रखा है आपको, 17%। तो 17% निकाल सकते हो 3000 का, बहुत ही आसान है। 17/100 कर दो, 2 जीरो 2 जीरो, ये 510 आ जाएंगे। ऐसे अगर फुटबॉल कितने खेलते हैं वो निकालना हो तो फुटबॉल में भी क्या करोगे, 13% है, 13/100 आ जाएगा। 13 3 390 खिलाड़ी। तो ये एक आसान सा सवाल
जो पेपर मिला पाई चार्ट का वो पूरा पता नहीं लग पाया, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं तो एग्जैक्टली पेपर कहीं मिल नहीं पाते। तो ये मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं, वो इंटरनेट पे कहीं मिल जाते हैं, तो उसमें डाटा पूरा नहीं है। जैसे इसमें पाई चार्ट का एक सवाल है जिसमें क्या करना है, परसेंटेज में डाटा दिया उसको डिग्री में बदलना है, वो डाटा हमारे पास नहीं है। पर चलो मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको कैसे बदलते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, ऐसे आपके पास 4 या 5 तरह के मान लो डाटा दिए होंगे। ठीक है, कोई क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, कोई टेनिस खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, तो और वॉली बेसबॉल कह लो इसको, इसको वॉलीबॉल कह लो, मान लो इतने खेल खेलते हैं कोई। ठीक है, इसमें आपको ये कहा जाता है कि क्रिकेट जो है, ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं मान लो 20%। ठीक है, इसको डिग्री में बताओ आप भी, इस पाई चार्ट में कितने डिग्री क्रिकेट का एरिया आएगा आपका। ठीक है, देखो परसेंटेज में टोटल कितना होता है, टोटल 100% होता है, और ये जो एंगल है टोटल एक वृत्त का, ये कितना होता है 360 डिग्री का। ठीक है, 100% 360 डिग्री के बराबर है, तो 1% क्या हो जाएगा 360/100 हो जाएगा, इतनी डिग्री। तो हमें 20% अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 360/100 गुणा में क्या कर देंगे 20 कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से इस जीरो, ये 72 डिग्री आ जाएगा। तो प्रतिशत में 20% है, डिग्री में 72 डिग्री है। ठीक है ना, 20 तिये 60, 3 गुणे से ज़्यादा, यानी कि 100, ये 3.6 डिग्री आता है। ठीक है ना, 1% के बराबर। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। डिग्री में दिया हो सेम, तो आप उल्टा उसको प्रतिशत में निकाल दो। जैसे 360 डिग्री कितने के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। ठीक है, टोटल डिग्री इतना होता है 360, प्रतिशत 100 होता है। आपको दिया जाता है मान लो 72 डिग्री, कितना होगा, तो 1 डिग्री बराबर 100/360, 72, तो 72 से गुणा कर दो, 5 पे कटेगा 20, ऐसे 20% आ जाएगा। तो ऐसे आप परसेंटेज और डिग्री को आपस में चेंज कर सकते हो डाटा को। स्क्वायर का सवाल है आगे। ठीक है, एक वर्ग का एरिया, एक हमारे पास कोई वर्ग है उसका एरिया दे रखा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो एरिया क्या होता है वर्ग का, भुजा जो होती है साइड, उसका स्क्वायर होता है ना एरिया। तो भुजा का स्क्वायर 36 है, तो भुजा कितनी आ जाएगी, 36 का वर्गमूल हो जाएगा। अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा इधर तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसकी भुजा मान लो 6 आ गई, और वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। आगे क्या करना है, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, साइड्स ये जो भुजाएं हैं इनके मिड पॉइंट्स, इनके मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु हमने मान लो ये मान लिए, इसको ज्वाइन, इनको ज्वाइन करना है, इनको मिलाना है। चलो इनको हम मिला भी देते हैं, इनको हमने आपस में मिला दिया। आपस में मिलाने से हमें दिख रहा है कि एक फिर से वर्ग बन गया। ठीक है, देन एरिया ऑफ न्यू शेप, शेप मतलब आकृति, आकृति तो वर्ग ही बनेगी इसकी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, इसका एरिया कितना होगा, एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसका एरिया भी हम निकाल सकते हैं इसका। जैसे मिड पॉइंट्स है ये, है ना, मिड पॉइंट का मतलब हो गया ये भुजा अगर 6 है तो इसका बीच का बिंदु ये है, तो इधर कितना बच गया 3, और इस तरफ 3। ये मिड पॉइंट है तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, ये मिड पॉइंट है यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ये मिड पॉइंट है तो ये भी 3 और ये भी 3, ऐसे आ गया। तो ये देखो ये 3 है और ये 3 है और ये समकोण त्रिभुज है, तो ये हो गया आपका आधार, ये लंब, ये कर्ण। आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, आपका कर्ण जो है इसकी 2 होता है, आधार की 2, 3 की 2 जमा लंब की 2, 3 की 2, ये 9 जमा 9 18 आ गया। कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा तो वर्गमूल 18। ठीक है, तो ये भुजा क्या आ गई, वर्गमूल 18 आ गई। इतना निकाल लोगे आप। अब जो नया, जो इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आपका वर्ग बना था, उसकी भुजा आ चुकी है आपके पास, तो आपका क्षेत्रफल क्या, एरिया कैसे निकालोगे आप, एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर। साइड क्या है आपकी वर्गमूल 18, इसका स्क्वायर, वर्गमूल 18 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है ना, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले वाले स्क्वायर का एरिया था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी जो भुजाएं हैं उनके मिड पॉइंट्स को मिलाया और एक स्क्वायर बनाया, उसका एरिया हमने निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से। हमने इसकी भुजा निकाल ली और फिर एरिया निकाल लिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए पर्सन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर।
एक आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, ठीक है। ए ट्रेन क्रॉसेस हिम, एक ट्रेन उसको क्रॉस करती है, ठीक है। एंड ही कैन सी टिल 4 मिनट। अब देखो ट्रेन आपको ओवरटेक भी कर सकती है, ठीक है, आपसे आगे निकल गई, और आपको सामने से ऐसे क्रॉस भी कर सकती है, इधर चली गई। अब हमें इसमें पता नहीं चल रहा कि ट्रेन यूं क्रॉस किया उसको या ट्रेन ऐसे क्रॉस करके चली गई, पर ये कह रहा है कि ही कैन सी, वो देख सकता है टिल 4 मिनट, 4 मिनट तक उसको देख सकता है। इसका मतलब ये दौड़ता हुआ आदमी यहाँ पहुँचा था, ऐसे ट्रेन आई और ट्रेन यूं निकल गई इस दिशा में, तभी तो वो देखता रहा। अगर ट्रेन यूं निकल जाती तो फिर वो गर्दन के पीछे से थोड़ी देख सकता था, उसको क्रॉस करके उससे आगे निकली है, तभी वो देख रहा 4 मिनट तक। तो वो दौड़ता रहा ऐसे और देखता भी रहा 4 मिनट तक। 4 मिनट के बाद वो नहीं देख पाया, इसका मतलब ट्रेन आगे चली गई, ठीक है। वो कितनी देर तक देखता रहा? 4 मिनट तक, और ब्रैकेट में 100 मीटर, यानी कि 4 मिनट तक वो देखता रहा और 100 मीटर तक देखता रहा, 100 मीटर तक, ठीक है। उसके बाद वो दिखाई नहीं दी, यानी कि ट्रेन जो है वो 4 मिनट में 100 मीटर उससे आगे निकल गई, ठीक है ना। देखो वो ट्रेन 100 मीटर नहीं चली है, ट्रेन ज़्यादा चली है, क्यों? कुछ तो वो भी दौड़ रहा है, 100 मीटर तो उससे आगे निकल गई, यानी कि कुछ दूरी वो भी चला, कुछ तो वो चला, उतनी तो ट्रेन ने पार की उससे 100 मीटर ज़्यादा चल गई ट्रेन, है ना। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो निकालनी है। ट्रेन की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, इससे तो वो आदमी दौड़ रहा है, इतनी तो है ही है ट्रेन की, इससे ज़्यादा है तभी वो क्रॉस करके आगे निकल गई, है ना। 4 मीटर में 100 मीटर आगे निकल गई वो 4 मिनट में, है ना। तो यानी कि 3 किलोमीटर के प्लस में कितनी है स्पीड, वो हमें देखनी है। 3 किलोमीटर तो है, उससे थोड़ी ज़्यादा कितनी है, कितनी ज़्यादा है कि 4 मिनट में, 4 मिनट में ट्रेन उससे 100 मीटर ज़्यादा चल रही है, 100 मीटर आगे निकल गई उससे। 1 मिनट में कितनी निकलेगी आगे उससे? तो 100/4 क्या हो जाएगा? 25 मीटर। ये मिनट आ गया, हमें घंटे में निकालनी होती है गति, तो 1 आवर में कितनी निकल जाएगी? 1 मिनट है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट में 60 गुणा में 25 मीटर, ये हो गया 1500 मीटर। 1500 मीटर को मैं लिख दूं अगर किलोमीटर में, तो 1000 से भाग कर दूंगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1.5 किलोमीटर। ट्रेन ने क्या किया? ट्रेन मतलब आपकी 4 मिनट में 100 मीटर आगे निकल जाएगी, 1 घंटे में इस हिसाब से मैंने देखा 1.5 किलोमीटर आगे निकल जाएगी, यानी कि ट्रेन की स्पीड जो है वो 1.5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है हमसे, उस आदमी से 1.5 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड क्या है? ज़्यादा है ट्रेन की। 3 किलोमीटर से आदमी दौड़ रहा है और 1.5 किलोमीटर की गति से ट्रेन आगे निकल रही है, तो ट्रेन की कुल स्पीड कितनी होगी? 4.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये सवाल, कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होनी चाहिए। वो आदमी आगे क्रॉस करने के बाद भी देख रहा है, तो इसका मतलब वो ट्रेन उससे आगे निकली है, विपरीत दिशा में नहीं आ रही। दूसरी बात, 4 मिनट में तक देखता रहा और 100 मीटर तक देखता रहा, उसके बाद वो नहीं दिखी, यानी 4 मिनट में 100 मीटर आगे निकल गई उससे ट्रेन। तो 3 की स्पीड से वो दौड़ रहा है, 3 की स्पीड तो है ही ट्रेन की, पर 4 मिनट में 100 मीटर ज़्यादा निकालती है ट्रेन, ठीक है। तो 60 मिनट में 15 गुना कर दो, 1.5 किलोमीटर ज़्यादा निकाल देगी। 3 वो निकाल रहा है, ट्रेन उसे 1.5 ज़्यादा निकाल रही है, यानी 4.5 की स्पीड से ट्रेन चल रही है। ए सेलर मतलब एक विक्रेता, बेचने वाला, सेल्स हिज आर्टिकल, उसका जो भी सामान है उसको बेचता है 20% प्रॉफिट पे, ठीक है। 20% प्रॉफिट पे वो सामान अपना बेच रहा है। उसके बाद क्या कहता है ये? इफ़ कॉस्ट प्राइस, जो लागत मूल्य है, और सेलिंग प्राइस, जो कि बेचने वाला उसका जो मूल्य है, वो डिक्रीज कर दिया जाए, दोनों डिक्रीज कर दिया, ठीक है। खरीदने वाला भी उसको सस्ता मिलने लग गया सामान बाई 100। मान लो वो 500 में खरीदता था, 600 में बेचता था, तो खरीदने में भी 500 के बजाय 400 में माल मिल रहा है उसको, बेचने में वो 600 के बजाय 500 में बेच रहा है, यानी 100 रुपये का उसको मतलब रिलीफ मिल गया, ठीक है। डिक्रीज होगी प्राइस, कॉस्ट भी और सेलिंग प्राइस भी, तो न्यू प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा 4%। पहली बात तो ये, प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आएगा। आपकी कॉस्ट प्राइस जो थी और सेलिंग प्राइस जो थी, दोनों ही 100 कम हो गई, ठीक है। तो दोनों के गैप में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। 500 रुपये की चीज़ थी, आप 600 में बेच रहे थे,
500 की बजाय वो 400 की हो गई, आप 600 की बजाय 500 में बेच रहे हो। तो पहले भी आप 100 रुपये प्रॉफिट कमा रहे थे, अब भी आप 400 पे 100 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हो। पर पहले आप 100 रुपये 500 पे कमा रहे थे, अब आप 100 रुपये 400 पे कमा रहे हो। पहले आप खरीदने के लिए 500 रुपये देते थे किसी को और उस पर 100 कमाते थे, अब 400 रुपये में खरीद रहे हो तो 100 कमा रहे हो, तो 100 कम देने पड़ रहे हैं आपको। तो आपका जो परसेंटेज जो प्रॉफिट होता है ना वो चेंज होगा, एक्चुअल प्रॉफिट उतना ही रहेगा। परसेंटेज प्रॉफिट इसलिए चेंज होगा क्योंकि पहले वो 500 पे कैलकुलेट हो रहा था, वो 400 पे कैलकुलेट हो रहा है, तो वो ऑफकोर्स मतलब कम रुपए लगा के आप ज़्यादा प्रॉफिट, उतना ही प्रॉफिट ले रहे हो, तो वो ज़्यादा हो गया प्रॉफिट परसेंटेज में, है ना। 500 की बजाय 400 उसके बटे में आएगा, तो वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कितना ज़्यादा बढ़ेगा ये कैसे देखोगे आप, इसको कुछ मान लेते हैं। मान लो, कैसे मानोगे आप, ये मान लो कि पहले वो बेच रहा था एक्स पे, ठीक है, पहले मान लो एक्स पे बेच रहा था वो, तो सॉरी एक्स तो उसकी मतलब कॉस्ट प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस एक्स थी और बेच रहा था एक्स गुणा में 120/100, 20% बढ़ा के, ठीक है, एक्स गुणा में 120/100 इतने में बेच रहा था। बाद में इसने क्या किया कि इसमें से 100 घटा दिए, फिर उसने 100 कम में खरीदा और बेचते टाइम भी क्या करेगा, वो बेचते टाइम भी 100 कम में बेच देगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों ही 100 कम हो गई। तो एक्चुअल जो प्रॉफिट है उसका, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा, एक्चुअल प्रॉफिट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर परसेंटेज प्रॉफिट में फर्क पड़ जाएगा। क्यों, पहले परसेंटेज प्रॉफिट इस पे हो रहा था, एक्स पे कितना प्रॉफिट कमा रहा था, 20%, अब कह रहा है कि 4% बढ़ गया, यानी कि अब वो इस प्राइस पे क्या कर रहा है, 24% प्रॉफिट कमा रहा है। कितना कमा रहा है, 24%, 4% बढ़ गया ना। तो परसेंटेज में प्रॉफिट 20 की बजाय 24 हो गया, एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, उतना ही रहेगा एक्चुअल प्रॉफिट तो, है ना, क्योंकि पहले 500 में खरीद के 100 में बेचता था, 600 में बेचता था, 100 कमाता था, बाद में 400 में अगर खरीद के 500 में बेचेगा तो भी 100 कमा रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट उसका इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे कि प्रॉफिट बराबर है, यानी कि x के ऊपर आप 20% कमाते हो या फिर आप x माइनस 100 पे 24% कमाते हो, 24/100, वो क्या है, बराबर है दोनों, ठीक है। कैलकुलेट अलग अलग जगह हो रही है, एक x पे कैलकुलेट हो रहा है, एक x से 100 कम पे हो रहा है, तो इसलिए वो 24% है। अच्छा 100/100 है तो ये 100 ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, कट जाएगा, ये 100 यहाँ जाएगा, 100 से 100 ये काट दो, ठीक है। 20x ये हो गया, ये क्या हो गया, 24x माइनस 2400, 24x इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4x बचेगा, इधर माइनस का 2400, माइनस से माइनस गया, 4 से 600 पे गया, x बराबर 600। तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या आ गई, 600 आ गई। वो 600 के ऊपर 20% प्रॉफिट यानी 120, 720 में बेच रहा था, बाद में क्या हुआ, प्राइस 100 कम हो गई, 500 हो गई, ठीक है, 500 पे वो 100 कम यहाँ हो गई, 620 में बेच रहा है, अभी भी 120 प्रॉफिट कमा रहा है, पहले भी 120 कमा रहा था, पहले 120/600 पाँचवा हिस्सा कमा रहा था 20%, अब क्या कमा रहा है 120 कितने पे, 500 पे, तो ये 24 5 120, अब 24% कमा रहा है। ये आपके आंसर की वेरिफिकेशन हो गई। हो सकता है कन्फ्यूज़न हो, आप कुछ मत करो, आप ये मान लो कि एक्स प्राइस थी पहले, एक्स के ऊपर वो 20% प्रॉफिट कमा रहा था, 100 प्राइस कम हो गई, एक्स माइनस 100 हो गई, उस पर वो 24% कमा रहा है, पर प्रॉफिट आपका बराबर ही रहेगा, ठीक है ना। मॉनेटरी टर्म में आपका प्रॉफिट सेम रहेगा, क्योंकि जो गैप था ना, आप सेलिंग प्राइस कम की 100 तो उतनी ही कॉस्ट प्राइस कम हुई, तो वो गैप उतना ही रहेगा, तो इनको बराबर रहेगा ये प्रॉफिट, दोनों को बराबर रख दो, एक्स का 20% बराबर है एक्स माइनस 100 का 24%, और एक्स का आपका मान आ जाएगा। सात की पावर 13 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 6 देन रिमाइंडर, ठीक है। देखो 7 की 13 जमा 1 को डिवाइड करना है 6 से, 7 की 13 और जमा 1/6, डिवाइड का मतलब यही होता है। अब इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, 7 की बटे 13, 7 की पावर 13/6 और जमा में 1/6, ये दो संख्याएं अलग अलग ऐसे ऊपर हों, x जमा y/6 हो तो x/6 जमा y/6। इसको देखना है, इसको देखने की जरूरत नहीं, इसमें तो एक ही रिमाइंडर बच रहा है, 6 को भाग करोगे तो रिमाइंडर एक ही बचेगा, भाग ही नहीं हो रहा। इसमें कितना बचता है वो और देख लो, 7 की पावर 13/6, 6 से भाग करना है तो इसको मैं करता हूँ 6 जमा 1 लिख लेता हूँ 7 को, इसकी पावर 13/6, मैंने 7 को तोड़ लिया 6 जमा 1 में, ठीक है। 6 जमा 1 की पावर 13 क्या होती है दोस्तों, देखो आप एक्सप्रेशन जो होता है, आप मान लो कि a प्लस बी
और इसकी पावर n, वो क्या होता है? ये होता है आपका NC0, ठीक है। a की पावर पहले n आती है, b की पावर 0 आती है, उसके बाद अगली टर्म क्या आती है NC1, a की पावर 1 कम हो जाएगी, b की पावर 1 बढ़ जाएगी, फिर NC2, a की पावर क्या हो जाएगी n-2 2 कम हो जाएगी, b की पावर 2 बढ़ जाएगी। ऐसे आप चलते रहोगे, लास्ट में क्या होगा n-1 आ गया मान लो, तो a की पावर 1 ही रह जाएगी यहाँ पे, और b की पावर बढ़ती बढ़ती n-1 हो जाएगी, और लास्ट टर्म आती है NCn, a की पावर आपकी हो जाती है 0, बिल्कुल खत्म ही हो जाता है, और b की पावर क्या आ जाती है n हो जाती है। ऐसे a जमा b की 2 भी देख लो आप, a की 2 जमा b की 2 जमा 2a भी होता है, तो एक में 2 पावर है, अगली में 1 1 होगी, दोनों की कम हो गई, और b में 2 हो गई, ऐसे बढ़ती जाती है, ठीक है। सेम 6 का होगा आपका, तो 6 की इसमें क्या होगा 13C0, ठीक है, 13 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 13 फैक्टोरियल ऊपर 13 ही नीचे 1, और 6 की पावर 13 और 1 की पावर 0। अगले में करोगे 13C1, 6 की पावर 12, 1 की पावर 1, 13C2, 6 की पावर 11, 1 की पावर 2, 13C3, 6 की पावर 10, 1 की पावर 3। ऐसे जब चलेगा लास्ट में, तो 13C1 पे क्या आएगा 6 की पावर 1 ही रह जाएगी, और 1 की पावर कितनी हो जाएगी 12, और लास्ट में 13C0 आएगा, वहाँ पे 6 की पावर बचेगी नहीं, 6 की पावर 0 यानी 1, और 1 की पावर क्या हो जाएगी 13, ठीक है। ऐसे हो गया। अब हर संख्या में देख लो 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, हर एक में 6 आएगा, देख लो बेशक। इसमें 6 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा आपका, है ना, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा, इस संख्या में 6 नहीं आएगा लास्ट में। तो यानी कि अगर इसको आप भाग करते हो ना, तो इसमें एक लास्ट में 1 आएगा, वो 6 से भाग नहीं होगा, बाकी सब 6 से भाग हो जाएंगे, सब में 6 है ये, ठीक है। तो क्या होगा रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, इसमें 1 बचेगा आपका, और एक रिमाइंडर ये रहा, इसमें 1 यहाँ बच रहा है, और 1 7 की 13 में बचेगा, तो यानी रिमाइंडर टोटल 1 जमा 1 2 बचेगा इसमें, ठीक है। ये बाइनोमियल थ्योरम आपको सवाल आसान नहीं लग रहा, पर आप एक चेक करके देख सकते हो। अगर मैं 6 + 1 की पावर मान लो 1 ले लूँ, ठीक है, इसको थोड़ा मिटो देते हैं, यहाँ पे जगह कम दिखाई दे रही है, इसी को मिटो देते हैं। आप इसकी ना मान लो n पावर करनी या 13 पावर करनी तो मुश्किल हो जाती है, पर एक काम कर सकते हो आप इसको 1 2 3 तक चेक कर सकते हो। जैसे 6 जमा 1 इसकी पावर 2/6 मान लो, तो 6 की 2 जमा 1 की 2 जमा 2a भी 2 × 6 × 1। अब इसमें देखो ये 6 से भाग होगा, इसमें भी 6 है, ये भी 6 से भाग होगा, सिर्फ एक भाग नहीं होता लास्ट भाग, है ना। अब 3 पावर करके देख लो, 6 जमा 1 की 3, a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab × a जमा b। यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, ये रहा, ठीक है, इसमें एक बच रहा है ऐसा। 6 जमा 1 की पावर 4 करोगे ना, तो उसमें भी ऐसा ही आएगा, 5 करोगे, 6 करोगे, 13 करोगे, आप n कर लो, सब में 6 रहेगा। लास्ट वाले में क्या होता है, ये a से शुरू होता है, a की पावर n, b की पावर नहीं होती उसमें, फिर a की 1 घट जाती है, b की 1 आ जाती है, फिर a की और घट जाती है, b की 2 आ जाती है, ऐसे चलता रहता है, और लास्ट वाली संख्या में b बचता है, b की n आएगा, a खत्म हो जाएगा। तो यानी कि 6 जो है 6 लास्ट तक रहेगा, सिर्फ लास्ट वाले में 1 आएगा, 1 की n, 1 की 3, 1 की 2, तो वो भाग नहीं होगा, बाकी सारे भाग होंगे, ठीक है। तो इसलिए 1 शेष बचेगा, 1 पहले ही बच रहा है 1/6, ये 1 इसमें बच जाएगा 7 की 13 में, तो 2 शेष बचेंगे। अगर आपको ये सवाल में कन्फ्यूज़न हो या ये पावर वाले सवाल मुश्किल लगते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इसको, फिर आपको ऐसे सवाल मतलब कुछ 5-10 सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको। ये आपका इरेशनल नंबर है, और इनको रैशनल बनाना हो अगर डिनोमिनेटर में, तो रैशनलाइज करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, वो सवाल है, बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको, वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 2, और नीचे वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 2 है, इसका अपोजिट साइन करना होता है, वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 2 से गुणा कर दो, नीचे वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 2 से गुणा कर दो। ऊपर a जमा b, a जमा b, a जमा b का स्क्वायर हो गया, तो इसका स्क्वायर कर दो, वर्गमूल 7 का स्क्वायर 7, वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2 जमा 2, a क्या है वर्गमूल 7 और b क्या है वर्गमूल 2। नीचे a माइनस b, a प्लस b, a की 2 वर्गमूल 7 की 2 2 7 हो जाएगा, b का स्क्वायर वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2। इधर क्या चल रहा है आपका x जमा y वर्गमूल 14।
7 जमा 2 क्या आ गया 9 और जमा 2 वर्गमूल 7 दूनी 14 और बटे 7 में से 2 गए 5। इसको अलग अलग लिख लो आप एक्स वाई की फॉर्म में 9/5 जमा 2/5 वर्गमूल 14। तो x तो आ गया 9/5 और ये वर्गमूल 14 के साथ कौन सा है y है, y आ गया 2/5। तो x और y का मान निकालना था 2/5। तो ये सिंपल रैशनलाइज करने से आपका सवाल हो जाएगा। एज ऑफ फादर एंड सन आर इन द रेशियो 4:1। ठीक है, फादर और जो सन की एज है वो नहीं दे रखी, सिर्फ रेशियो दे रखा है उनका। क्या दे रखा है, फादर 4 है और सन 1 है। उल्टा मत लिख लेना कि सन को बड़ा कर दो आप। ठीक है, तो आप मान लेते हैं कि फादर की 4x एज मान लेते हैं और सन की 1x मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 years बैक 4 साल पहले इसकी आयु क्या थी 4x - 4 थी और इसकी 1x - 4 थी। 4 कम थी 4 साल पहले। 4 साल पहले इट वाज इन द रेशियो ऑफ 6:1, इनकी रेशियो 6:1 थी, 6:1। ठीक है ना, ये 6 थी तो ये 1 थी, यानी कि ये ज़्यादा था, ये 6 गुना था इसका बेटे का। तो बाप की आयु क्या थी बेटे से 6 गुना थी। 6 का मतलब यही हुआ ना, बाप की 6 बेटे की 1, यानी बाप की 6 गुनी हो गई। तो बाप की आयु बराबर है बेटे की 6 गुनी। इसको आप सोल्व कर लो, 6x - 6 चौके 24। ठीक है, ये 6x इधर लाओ माइनस का हो जाएगा, -4 में से 6 गए माइनस के 2x और -4 उधर जाएगा प्लस का, -24 में से +4 गए -20। ठीक है, -2 से -20 10 पे कटेगा, x बराबर 10 आ गया। ठीक है, तो बेटे की आयु 10 साल है अभी और बाप की 10 चौके 40 साल है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या आ जाएगी 40 साल। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल। ये रेशियो में ऐसे भी कर सकते थे आप, फादर की 4x - 4 थी और बेटे की क्या थी x - 4 थी, x - 4, ये बराबर है 6:1 के। तो 4x - 4 बटे x - 4 बराबर 6/1। आप आर पार गुणा कर दो, बात एक ही है। वट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या घटाया जाए फ्रॉम 1391। ठीक है, 1391 में से मैं क्या घटा दूं ऐसा कि इट लीव्स रिमाइंडर 3, इसमें शेष जो है वो 3 बच जाए। शेष क्या बचे, बहुत छोटा 3। इन ईच केस, हर केस में, व्हेन जब डिवाइडेड बाई 7 9 11, 7 9 और 11 से इसको डिवाइड करूं, 7 से भी डिवाइड हो जानी चाहिए, 9 से भी डिवाइड हो जाए, 11 से भी डिवाइड हो जाए, शेष 3 बच जाए। 7 9 और 11 से बार बार डिवाइड करने से अच्छा है कि ऐसी संख्या से डिवाइड कर लो जो 7 9 11 का रिप्रेजेंटेटिव हो, 7 9 11 को रिप्रेजेंट करती हो। 7 9 11, 7 का पहाड़ा आपने देखा है, 7 दूने 14, 7 ये 21, 9 दूने 18, 9 3 27। ऐसे करते करते कहीं ना कहीं एक जगह ये मिलेंगे 63 पे। 63 7 से भी भाग होता है, 9 से भी हो सकता है। तो 63 से जो भाग होगी वो 7 से भी भाग होगी, 9 से भी भाग होगी। 11 हो रहा है, 11 इसमें मिल नहीं रहा, तो 63 की 11 से गुणा कर लो। 11 3 63 और 11 छिके 66 और 3 69, 993। ये एक तरह से एलसीएम ही आ गया 7 9 11 का। 7 9 11 में कॉमन तो कुछ है नहीं, को प्राइम नंबर है तीनों की तीनों, तीनों में कुछ भी साझा नहीं है। तो को प्राइम नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं, तीनों की गुणा कर दो, 7 × 9 × 11 693। जो संख्या 693 से भाग होगी वो 7 9 11 से भी भाग होगी। तो अब हम क्या करते हैं, 3 अंकों को छोड़ देते हैं, इनकी बजाय हम 693 को ले लेते हैं। सवाल ऐसे बन जाएगा कि 1391 को 693 से भाग करें। ठीक है, तो 3 शेष बचना चाहिए। हम 1391 को भाग कर लेते हैं, 1391 को 693 से भाग करते हैं, 1 2 पे चला जाएगा, 2 3 6, 2 9 18 1, 2 6 12 1 13, 5 शेष बच गया। ठीक है, शेष कितना बचना चाहिए था, 3 बचना चाहिए था, हमारा बच गया 5, यानी कि ये संख्या 2 फालतू है, इसमें 2 फालतू, इसमें से 2 घटाना पड़ेगा। 2 घटा दोगे तो फिर 3 ही शेष बचेगा, बड़ी संख्या है इसलिए शेष ज़्यादा बच रहा है। संख्या को 2 कम कर दो, शेष 2 कम बच जाएगा। 1391 में से 2 घटा दो, 1389। 1389 वो संख्या है, यानी कि 2 वो संख्या है जो घटाओगे इसमें से, तो फिर इसमें 3 शेष बचेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, कितना घटाया जाए, कितना घटाया जाए, 2 घटाया जाए, इसमें 1389 बचेगा। 1389 को आप भाग करने जाओगे इन संख्याओं से, उसके बाद क्या होगा, 3 शेष बच जाएगा। 1389 जैसे 1389 है और यहाँ पहाड़ा चला था 1386 पे, देखो 3 ही शेष बच रहा है।
फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पोल, एक पोल है मान लो, ये आपका पोल मान लिया मैंने, टॉप ऑफ द पोल, टॉप कहाँ हो गया इसका पोल का, ये हो गया। द एंगल्स एट, एंगल बन रहे हैं कहाँ पे बन रहे हैं, 16 मीटर एंड 25 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, पोल से डिस्टेंस पे, पोल से डिस्टेंस ले लो, एक तो 16 मीटर का पोल ये है ना, इससे मान लो ये डिस्टेंस हो गया 16 मीटर का, और ये अगला डिस्टेंस यहाँ तक हो गया टोटल, ये जो है डिस्टेंस हो गया 25 मीटर का। ठीक है, यहाँ पे एंगल बन रहे हैं तो एंगल मैं बना देता हूँ, एक तो एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। यहाँ पे एंगल बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं एंगल, x, मान लो यहाँ x बन रहा है एंड 90 माइनस एक्स, यहाँ पे 90 माइनस एक्स, ये दो एंगल बन गए। ठीक है, कहाँ से, टॉप से, पोल की टॉप से, ये पोल है, इसे ये 16 मीटर है, ये 25 मीटर की दूरी। ठीक है, अच्छा आपको क्या बताना है, हाइट ऑफ द पोल, हाइट इसकी निकालनी है, पोल की हाइट हम h मान लेते हैं। ठीक है, h इसकी हाइट है तो हम निकाल देंगे। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। हम ऐसे निकाला करते थे त्रिभुज में ना, समकोण त्रिभुज में क्या करते थे कि h है ना, h ये लंब है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, तो ऐसे लिख लिया करो LAL, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, या कहीं इंग्लिश में लिखते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, हर हर बोले। ठीक है, इसमें ये आपका साइन होता था, ये कोस होता था, ये टेन होता था, उल्टा ले जाओ ये कोट होता था, ये सीकेंट और ये कोसिकेंट। ठीक है, तो h बट्टे मैं 16 करूंगा, अगर ये त्रिभुज लूंगा h बट्टे 16। ठीक है, लंब बटे आधार, h बटे 16, लंब बटे आधार क्या होता है, 10 होता है दोस्तों, 10। ठीक है, लंब बटे आधार क्या होता है, ये 10 होता है, तो लंब बटे आधार 10 हो गया, 10 और एंगल कितना x, तो 10x h बटे 16 आ गया। एक तो ये इतना कर लेते हैं हम। दूसरी त्रिभुज लेंगे हम, इसमें क्या आ जाएगा, ये h है और ये बट्टा में क्या है 25, h बट्टे 25, लंब बटे आधार, ये भी 10 हो गया, 10 90 माइनस एक्स। ठीक है, 10 90 माइनस एक्स आ गया है ना, ये एंगल हो गया। तो h बट्टे 25 बराबर 10 90 माइनस एक्स क्या होता है बच्चों, कोट एक्स होता है। साइन 90 माइनस एक्स कोस, 90 माइनस होते हैं वो उल्टा हो जाता है, साइन का कोस हो जाता है, 10 का कोट हो जाता है। ठीक है, सेकेंड का कोसिकेंट, तो कोट एक्स आ गया। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। इन इक्वेशन से आप h का मान निकाल सकते हो। देखने में ऐसा लग रहा है नहीं निकल रहा, थोड़ा बारीकी से देखो, 10x और कोट एक्स एक दूसरे के उल्टे होते हैं। 10x क्या होता है, लंब बटे आधार, ये क्या है दोस्तों, लंब बटे आधार, और कोट एक्स क्या होता है, आधार बटे लंब। इनकी गुणा करोगे आप, आपस में गुणा करो, आधार बटे लंब, ये कट जाएगा। 10x क्या होता है, साइन बटे कोस, और कोट एक्स क्या होता है, कोस बटे साइन, उससे भी देखो आप कट जाएगा, यानी कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप क्या कर दो, इक्वेशन 1 गुणा में इक्वेशन 2, दोनों की गुणा कर दो, तो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा h बटे 16 और गुणा में h बटे 25, और राइट साइड में क्या हो जाएगा 10x गुणा में कोट एक्स। तो 10x गुणा में कोट एक्स क्या हो जाता है 1, ये कट जाता है एक दूसरे से 1 हो जाता है, तो h गुणा में h क्या हो जाएगा आपका h स्क्वायर, और 25 गुणा में 16 हो जाएगा, 25 चौके 100 और 4 से और गुणा हो जाएगी। ठीक है, 400 बराबर 1, या h बराबर क्या हो जाएगा, 400 एकम 400 इधर चला गया, और या h बराबर 20, 400 का वर्गमूल आ गया 20। तो आपकी हाइट ऑफ द पोल क्या होगी, 20 हो गई। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था, डिस्टेंस 16 और 25 ले लो, एंगल x और 90 माइनस एक्स बना लो, हाइट पोल की h मान लो, एक त्रिभुज लो पहले x वाली, फिर 90 माइनस एक्स एंगल वाली ले लो। h बटे 16 बराबर 10x, h बटे 25 बराबर 10 90 माइनस एक्स, वो कोट एक्स हो जाएगा। दोनों इक्वेशन की गुणा करो, आपका सवाल हो जाएगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री करानी हो, किसी को कम आती हो, तो हम डिटेल में एक्सरसाइज भी ले लेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें काफ़ी सम करवा देंगे, तो इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फ्रॉम ए ट्रेन, एक ट्रेन में से 1/3 पैसेंजर लेफ्ट निकल गए। ठीक है, ट्रेन में से 1/3 निकल गए, चाहें तो हम इसको x मान सकते हैं ट्रेन के पैसेंजर को, पर उसमें से 1/3 निकालने में अच्छा रहेगा अगर मैं 3x मान लूँ पैसेंजर। कितने मान लूँ, 3x मान लूँ। 3x का 1/3 क्या होता है, 1/3 हो गया तीसरा हिस्सा। ठीक है, यानी कि x हो गया, तो 3x में से मैं क्या करूँगा, x निकाल दूंगा, 2x बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे,
2x, तो स्टार्टिंग में पैसेंजर कितने मान लो आप, 3x मान लो, उसका तीसरा हिस्सा यानी 1x निकल गया, 2x बच गए। 96 में एंटर कर गए, नए लोग भी तो चढ़ेंगे ना ट्रेन में जब ट्रेन आगे चलेगी, 96 में नए आ गए। आफ्टर दैट 1/2 लेफ्ट, इसका आधा चले गए, आधा मतलब 2 से भाग कर दूं, आधा हो जाएगा अपने आप, 2x बटा 2x आ जाएगा और 96/2 48 आ जाएगा, x जमा 48 रह गए। ठीक है, आधा निकलने का मतलब 2 से भाग कर दो, 10 थे 2 से भाग करो 5 रह गए, सिंपल सी बात। एंड 12 एंटर कर गए, इसमें 12 जोड़ दो, 12 एंटर कर गए। ठीक है, कितने हो गए ये, x जमा 48 और 12 60 हो गए। अब फाइनली 248 पैसेंजर, अब फाइनली कितने हैं अभी, 248 पैसेंजर है अब इस टाइम। x जमा 60 248 के बराबर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 60 घटा दो उधर जाके, ये 18 8 188 आ गया। ठीक है, तो पैसेंजर शुरू में कितने थे, 3x थे, तो 3 गुणा में 188, x का मान पुटअप कर दिया हमने, 2 18 54 और 2 56, 564 पैसेंजर आपके स्टार्टिंग में थे। तो बहुत ही आसान सवाल, x मानने से भी हो जाएगा। x मानने से x का 1/3 x/3 चला जाएगा, 2x/3 रह जाएगा, उससे भी आप कर सकते हो। इफ स्पीड ऑफ बस या ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाई 4 km/h, एक बस की स्पीड को हम 4 बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम ज़्यादा लेगी या कम, स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम लेगी, 40 मिनट लेस टाइम लेती है, 40 मिनट कम टाइम लेती है। और अगर उसकी स्पीड को हम 2 किलोमीटर घटा दें तो वो 40 मिनट ज़्यादा टाइम लेती है। 40 मिनट दोनों जगह लिखा है, आपको इसका यूज़ करना है ध्यान से, 40 से 40 माइनस होगा 0 हो जाएगा, इसलिए लिखा है इसने, तो इसका बड़ा ही ध्यान से यूज़ करना है। मान लो मैं डिस्टेंस कितना मान लूँ, ठीक है, डिस्टेंस को d से ही मान लेते हैं, डिस्टेंस d है। स्पीड को क्या मानूँ मैं, स्पीड को मान लो आप x मान सकते हो या s मानो तो s भी मान सकते हो स्पीड को। ठीक है, तो टाइम आपको दे ही रखा है, तो क्या करना है आपने, पहले शुरू में टाइम कितना ले रही थी, टाइम कैसे निकालते हो आप, टाइम होता है दूरी डिस्टेंस बटा स्पीड, यही होता है ना। तो पहले d डिस्टेंस s की स्पीड से ट्रेवल कर रही थी, इतना टाइम ले रही थी d बटा s। ठीक है, अब क्या हुआ, डिस्टेंस तो d ही रहा, आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गई, स्पीड क्या हो गई, s की बजाय s जमा 4 हो गई, s जमा 4 हो गई, तो टाइम क्या लेगी, टाइम वो लेगी कम, टाइम क्या लेगी कम। तो यानी कि इसमें से टाइम घटा दो आप 40 मिनट, 40 मिनट ये 4 km/h है, तो टाइम भी आवर में बना लो, 40/60 2/3 आवर। ठीक है, तो टाइम कितना लेगी, 2/3 आवर कम लेगी, तो ये नए वाला टाइम है वो पुराने वाले में से 2/3 ये कम है। ठीक है, इतना। उसके बाद दोबारा क्या करता है वो, कि दोबारा जब चलता है तो दोबारा स्पीड कम कर देता है, स्पीड 2 कम कर दी, तब क्या होगा, स्पीड 2 कम करने से वो कहता है कि टाइम ज़्यादा लेगा, यानी कि पहले जो टाइम लग रहा था ना, ये वाला टाइम लग रहा था, इसमें से 2/3 40 मिनट जोड़ दो, उतना टाइम ये लेगा, नया टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस बटे नई स्पीड जो कि कम है ना। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक तो शुरू की स्पीड लिखी, स्टार्टिंग में d/s लिख दी, 2 इक्वेशन बन गई, एक में क्या है कि स्पीड 4 ज़्यादा है, एक में कम है, 4 ज़्यादा हो रही है तो टाइम घट रहा है, 2/3 कम हो रहा है। जब आपकी स्पीड कम हो रही है तो टाइम बढ़ रहा है, यानी कि इसमें ये टाइम कम है, ये टाइम ज़्यादा है, इसमें 2/3 जोड़ने पे ये टाइम आएगा, है ना, 2/3 बढ़ जा रहा है टाइम, ये बराबर करने के लिए इसको। अब मैं इस इक्वेशन को जोड़ दूं, अगर प्लस कर दूं, तो ये 2/3 कट जाएगा, इसलिए 40 मिनट का यूज़ करना था आपको। ये क्या हो जाएगा, d/s और d/s 2d/s, ये इतना हो गया। इसमें देखो एलसीएम सेम नहीं है, इसमें तो s था दोनों के नीचे, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, इसमें आएगा s जमा 4 और s माइनस 2, इनको अगर जोड़ना है तो इन दोनों को। ठीक है, इसके नीचे s जमा 4 है तो इसके गुणा में क्या आ जाएगा, s माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, s माइनस d दोनों में कॉमन ही है, d बाहर ले लो, इसमें इसके ऊपर s माइनस 2 आएगा और इसके ऊपर आएगा s प्लस 4, इसके ऊपर s प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कर लिया आपने। उसके बाद इसमें क्या आया, देखो ये है 2d और बटे s, इधर क्या है आपका, ये 2s जमा 2 आ रहा है, 2 बार कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो ये s और s 2s है, 2 बार कॉमन आ गया तो s बच गया अंदर, 4 में से 2 गए, 2 है तो 2 बाहर कॉमन निकाल लिया तो अंदर बच गया 1, 2 से 2 बाहर आ गया।
और बट्टे क्या है, ये s जमा 4 और s माइनस 2 की गुणा कर दो, s और s की s स्क्वायर हो जाएगी, s की 2 से माइनस 2s और s की 4 से 4s, 4s में से 2s गए, 2s बच गए, और 4 और 2 की माइनस का 8 हो जाएगी। ठीक है, ये 2d यहाँ गुणा में है, यहाँ नीचे आएगा, भाग में कट जाएगा, इससे 2d से 2d कट गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे आ गया s जमा 1 बटे s, और यहाँ s स्क्वायर जमा 2s माइनस 8। अब इसके आपस में गुणा कर दो, s और s की क्या हो जाएगी, s स्क्वायर जमा s की 1 से s हो जाएगी, इधर क्या है s स्क्वायर जमा 2s माइनस 8, s स्क्वायर से s स्क्वायर कट जाएगा, इधर माइनस आके 0 हो जाना है, तो ये 2s इधर ले आओ, s माइनस 2s क्या हो जाएगा, माइनस का 1s, और इधर माइनस का 8 बच जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, s बराबर 8 आ गया। स्पीड जो कि निकालनी थी आपको वो क्या आ गई, 8 किलोमीटर आ गई, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो शुरू में चल रही थी ट्रेन या बस। एक बार 4 बढ़ाता है उसको और एक बार घटाता है। ठीक है, ये सवाल था, आपने डिस्टेंस, स्पीड, डी और एस मान ली। डिस्टेंस में 2/3 आपका समय घट जाएगा जब आप स्पीड बढ़ाओगे तो, और 2/3 आपका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा जब आप स्पीड कम कर दोगे। तो उसको काट दो आप और फिर आपका इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन आप सोल्व कर सकते हो जोड़ घटा करके। सम पर्सन्स, कुछ आदमी, कैन डू द वर्क इन 10 days। कुछ आदमी, मान लो x आदमी, ठीक है, x आदमी 10 दिन में वो काम कर सकते हैं, तो टोटल यूनिट्स कितनी हो गई, वो काम की टोटल यूनिट्स कितनी हो जाएगी। s आदमी 10 दिन तक काम करते हैं तो x गुणा 10 काम कर देंगे, वो 10x काम कर देंगे। ठीक है ना, x आदमी और 10 दिन हो गए तो x गुणा 10, आदमियों को हमने टोटल गुणा कर दी, मतलब कितने दिनों का काम कर रहे हैं वो। When 5 person लेफ्ट, 5 आदमी छोड़ गए काम, x आदमी थे इसमें से 5 छोड़ गए, x माइनस 5 हो गए। देन दे टेक 12 days, अब वो 12 दिन ले रहे हैं, यानी कि अब उतने ही काम को 12 दिन ले रहे हैं, यानी कि 12x माइनस 60। देखो काम तो उतना ही है ना, आपके आदमी कम हुए, दिन ज़्यादा लग गए, 5 बंदे कम हुए, दिन 2 ज़्यादा 12 लग गए, तो काम तो उतना ही हुआ, यानी कि यूनिट तो उतनी है ये, टोटल यूनिट तो। ठीक है, तो टोटल यूनिट ये है 10x और टोटल यूनिट ये है 12x माइनस 60, इनको बराबर रख दो, 12x माइनस 60 बराबर हैं 10x। ये 10x इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, 2x बच जाएगा, यहाँ माइनस 60 इधर जाके प्लस का 60, x बराबर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। शुरू में 30 आदमी थे आपके जो 10 दिन तक काम कर रहे थे, 300 यूनिट काम कर रहे थे, बाद में 5 आदमी घटाए 25 कर दिए, 2 दिन बढ़ गए, 12 दिन तक काम में लगे आपको, 25 और 12 की गुणा, फिर भी 300 यूनिट काम। ठीक है, तो ये काम और समय का आसान सा सवाल। द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 6, 8, 16, कोई नंबर है उसको 6, 8 और 16 से आप डिवाइड करते हो। ठीक है, 6, 8, 16 से, 6 से डिवाइड हो जाए जो नंबर, जो 8 से भी भाग हो जाए और जो 16 से भी भाग हो जाए। देखो 6, 8 और 16 कहाँ पे मिलके एक होते हैं, 6, 8 48, 8 6 के 48, 16 3 48, यानी कि इनका क्या होगा, एलसीएम क्या आ गया, 48। 48 से जो संख्या भाग होगी वो 6 से तो भाग हो ही जाएगी, क्योंकि 48 के अंदर ही 6 है, 8 से भी भाग हो जाएगी। जैसे 96 है, 96 48 से भाग होती है 2 पे, तो 6, 8, 16 सबसे होती है, तो यानी कि 48 से भाग होना। इसने कहा ना 6, 8, 16 से भाग होना, इसका मतलब 48 से भाग होना। 48 से भाग कौन सी होगी, 48x, 48 एकम 48, 48 दूने 96, 48 थी 144, यानी कि 48 का मल्टीपल, 48 का पहाड़ा 48 से भाग होगा। तो इसने कहा कि नंबर जो इससे भाग हो, रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, यानी कि ये जो संख्या है ना 48x, ये संख्या 3 बड़ी है। 48x तो 48 से पूरा भाग हो जाएगा, 48 से 48 कट गया, x पहाड़ा गया, चाहे वो 1 पे जाए 2 पे जाए, पर 3 बचना चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं 48x जमा 3, अब ये तो पूरा भाग हो जाएगा, 3 बच जाएगा, तो हमारी संख्या ये आ गई। बट ये कह रहा है कि ये भाग भी होनी चाहिए 7 से, ये किससे भाग हो जानी चाहिए, 7 से पूरी भाग होनी चाहिए, मतलब 48 से भाग हो तब तो 3 शेष बचे, पर 7 से पूरी भाग हो। तो देखो x की जगह क्या रखें हम, x की जगह मैं 1 रखूँ अगर, तो 48 जमा 3 51 आएगा, 7 से भाग होगा, नहीं होगा। अगर x की जगह मैं 2 रख दूं, 48 दूने 96 जमा 3 99/7 हो जाएगा, 14 7 98, नहीं हुआ। अगर मैं x की जगह 3 रखूं, 48 दिए 144
और जमा में 3 147, 147 7 से भाग होगा, 7 दूने 14, 7 एकम 7 भाग हो गया। तो x की जगह 3 रखना पड़ा मुझे, ठीक है ना। तो नंबर कौन सा आया, वो 147 आया। 147 ऐसा नंबर है कि अगर मैं इसको 48 से भाग करूंगा 3 शेष बचेगा, यानी कि 6 8 16 से भाग करूंगा, 16 नहीं में 144, 3 शेष बचेगा। 7 से भाग करूंगा तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो ये भी एलसीएम का एक सिंपल सवाल था। ए का मान दे रखा है, बी का दे रखा है, सी का दे रखा है आपके पास, ठीक है। आपको निकालना है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है। ये आपको पता है फार्मूला होता है, ए जमा बी जमा सी, ऐसा कुछ फार्मूला होता है ना उसका, ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca, उसमें सारा जमा जमा होता है। इसमें एक घटा है, घटा कब आता है, जैसे आप ए जमा बी का स्क्वायर की बजाय ए घटा बी का स्क्वायर करोगे तो माइनस का 2ab आ जाता है। तो वैसे इसमें माइनस कौन सा आ रहा है, ए और बी दोनों प्लस के हैं, देखो सी आने से यहाँ माइनस है, सी आने से यहाँ भी माइनस है, जहाँ सी आ रहा है वहाँ माइनस है, यानी सी माइनस का है। तो यानी कि ये ए जमा बी माइनस सी का स्क्वायर है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर तो प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, जमा 2ab जमा 2ac करोगे ना तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 2ac और माइनस का 2bc। तो ये जमा बी माइनस सी का स्क्वायर बन गया ये, तो इतना ठीक है। अब ए का मान रख दो आप, ए का मान है एक्स जमा वाई, बी का मान है एक्स घटा वाई, और माइनस सी करोगे तो माइनस लगाओ इसके आगे, माइनस का 2x और माइनस प्लस का 1 माइनस सी इसका स्क्वायर, x और x 2x माइनस 2x 0, y घटा y, ठीक है। तो क्या बच गया, 1 का स्क्वायर बराबर 1। ये आपका आंसर आ गया। ये सवाल देखने में मुश्किल लग रहा है पर वैसे है बहुत आसान। आपको बस इसको स्क्वायर बनाना था ए जमा बी माइनस सी का, ए बी सी का मान रखते ही ये सवाल हो जाएगा। तो हमने जो आरआरबी एनटीपीसी का पेपर था 25 जनवरी को जो हुआ फर्स्ट शिफ्ट, जिसके 20 क्वेश्चंस हमें मिले, कहीं से सारे नहीं मिल पाए, ठीक है। वो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। इसमें चाहे आपके वर्गमूल का सवाल आया, चाहे आपका घन का आया, रोम्बस का भी आया, ट्रिग्नोमेट्री भी आई, एलसीएम भी आया, काफ़ी सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए, ठीक है। बायनोमियल एक थ्योरम एक्सप्रेशन भी किया हमने 6+1 का। तो कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिली। इन टॉपिक में से जो सवाल या जो टॉपिक आपको ऐसा लगता हो, ट्रिग्नोमेट्री या बायनोमियल थ्योरम जो भी, तो जिसको आप अच्छे से समझना चाहते हो, आपका टॉपिक थोड़ा सा ठीक सा नहीं है, उसको मैं डिटेल एक वीडियो उस पर बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।